दोस्तों, बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे नरेश गोयल 1967 में महज 18 साल की उम्र में बिल्कुल खाली हाथ दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने कनॉट प्लेस से संचालित होने वाली एक ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन की, जिसे उनके चचेरे नाना चला रहे थे। इस नौकरी से उन्हें प्रति माह करीब 300 रुपए मिलने लगे। 1973 में गोयल ने खुद की ट्रैवल एजेंसी खोल ली, जिसे उन्होंने जेट एयर का नाम भी दिया। जब वह पेपर टिकट लेने एयरलाइन कंपनियों के दफ्तर जाया करते थे, तो वहां पर लोग उनका ये कहकर मजाक उड़ाते कि अपनी ट्रैवल एजेंसी का नाम एयरलाइन कंपनी जैसा रखा है। तब गोयल कहा करते कि एक दिन वे खुद ही एयरलाइंस कंपनी भी जरूर खोलेंगे। बाद में वे ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना पांव पसारने लगे और उनके दोस्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही गई। ये दोस्त खासकर जॉर्डन, खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया आदि में विदेशी एयरलाइंस से थे। इस दौरान वे बहुत ही तेजी से एविएशन सेक्टर का पूरा व्यापार समझ गए। उन्हें टिकट की व्यवस्था से लेकर लीज पर एयरक्राफ्ट लेने तक की अच्छी समझ भी हो गई और उनका यह सपना साल 1991 में पूरा हो गया, जब उन्होंने एयर टैक्सी के रूप में जेट एयरवेज की शुरुआत कर दी। तब भारत में बिल्कुल सम्मिलित तरीके से प्राइवेट एयरलाइंस के ऑपरेशन की अनुमति नहीं थी, जिसके एयरक्राफ्ट टाइम टेबल के मुताबिक उड़ान भर सके, जैसा कि अब हो रहा है। एक साल बाद उनके प्लान ने 4 जहाजों का एक बेड़ा बना लिया और जेट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान शुरू कर दी। एक फैसला और डूबती गई जेट। दोस्तों, 18 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज के विमान ने मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग की थी। ये जेट एयरवेज की आखिरी उड़ान थी और अब इस एयरलाइन को बंद हुए 2 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। तो चलिए फिर आपको जेट एयरलाइन के जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि एक सफल एयरलाइन कंपनी कैसे डूब गई। दोस्तों, जेट एयरवेज के डूबने की कहानी 2007 से शुरू होती है, जब जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल ने सहारा एयरलाइन को 1450 करोड़ रुपए में खरीद लिया था और ये फैसला नरेश गोयल के साथ साथ जेट एयरवेज के भविष्य के लिए खतरा बन गया था। ये भारतीय एयरलाइन के इतिहास में सबसे बड़ा सौदा था और इस सौदे के बाद जेट भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई थी। लेकिन इस डील की वजह से जेट एयरवेज पैसों की कमी, लीगल काम और एचआर जैसी कई मुश्किलों में फंस गई थी। दोस्तों, नरेश गोयल ने सहारा को एयर डेक्कन, इंडिगो और स्पाइस जेट को एयरलाइन इंडस्ट्री में हराने के लिए खरीदा था, लेकिन ये सब उल्टा पड़ गया और फिर 2012 में किंगफिशर भी बंद हो गई, जिससे कि नरेश गोयल ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मनमाने ढंग से बहुत से प्लेन का ऑर्डर कर दिया था, जिससे जो प्लेन आए थे उनमें सीटें कम रखी गई थी। ऐसे में कंपनी को मुनाफा कम होता था। इतना ही नहीं, जिन प्लेन को गोयल ने मंगाया था उसमें 8 क्लास की सीटें थी, जिनकी बुकिंग ही नहीं होती थी। ऐसे में 250 किलो की एक एक सीट का बोझ एयरक्राफ्ट बिना पैसों से धो रही थी। और इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों को जेट एयरवेज चलाने के लिए अपॉइंट किया गया था, नरेश गोयल उन पर कभी भरोसा ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके सारे फैसले खुद के होते थे और वे किसी की बात भी नहीं सुनते थे। साथ ही जेट एयरवेज पर कई बैंकों का कर्ज था, जिससे उनको कंपनी डूबने का डर सताने लगा और 2018 में उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अपनी समस्या के बारे में बताया और उनसे मिले, जिससे कि दीपक ने उन्हें बताया कि उन्हें बोर्ड ऑफ मेंबर के पद से इस्तीफा देकर नए इन्वेस्टर को कंपनी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। लेकिन नरेश ने उनकी बात नहीं मानी और फिर एक पल ऐसा भी आया कि टाटा ग्रुप जेट एयरवेज को खरीदना चाहता था, लेकिन नरेश ने इस डील को भी मना कर दिया और इसका नतीजा यहाँ पर हुआ कि जेट में रुचि ले रहे टाटा ग्रुप ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। पैसों की कमी और लॉस होने की वजह से कंपनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और कंपनी को हर दिन 21 करोड़ का लॉस हो रहा था, जिससे कि 17 अप्रैल 2019 को नरेश गोयल ने जेट एयरवेज को बंद कर दिया और कंपनी ने अमृतसर से मुंबई के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरी। दोस्तों, जेट एयरवेज पर 25 बैंकों का 8500 करोड़ रुपए का कर्ज है और साथ ही कंपनी पर 23,000 कर्मचारियों का रुपए बकाया है।
ऐसे में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जेट एयरवेज जल्द ही अपने कर्ज से फ्री होकर वापस करे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।